नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन के बारे में। यानी आपके पास जो ज़मीन है वो किस प्रकार की है, यानी कितने प्रकार की ज़मीन हो सकती है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कोई भी ज़मीन या भूमि आपने खरीदी है या बेची है तो वो दाखिल खारिज कराना ज़रूरी होता है, या रजिस्ट्री कहाँ पे कराएं, रजिस्ट्री कराने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। आपके बहुत सारे प्रश्न का जवाब भी इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये नया यूट्यूब चैनल है जो कि आपको मिल जाएगा इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका नाम है मनुष्था लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं या नीचे आप लिंक में जाइएगा, वहाँ से क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये चैनल आपको मिल जाएगा। इस पे हमने बहुत सारे खेतों से संबंधित, जैसे हेक्टेयर के बारे में, एकड़ के बारे में, लाठा के बारे में, लग्गी के बारे में, यानी कैसे क्षेत्रफल निकालें, अगर कोई आयताकार है, त्रिभुजाकार है, समलंब चतुर्भुज का है, उसमें बंटवारा कैसे करें। तो बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। इस चैनल पर जाके ज़रूर से ज़रूर वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि इससे आपको लगातार वीडियो भी मिलता रहेगा। और आपके मन में जो प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे ज़मीन या भूमि कितने प्रकार की होती है। जैसा कि अगर हम बात करें ज़मीन जिस पे हम खेती बाड़ी करते हैं, या हम उस पे मकान बनाते हैं, या कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप भूमि यानी ज़मीन पर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ज़मीन देखिए कई प्रकार की हो सकती है। कृषि योग्य भूमि, या कृषि योग्य है, या आपका इंडस्ट्रियल है, या आप कहें तो विवाह संबंधित, तो जैसे कि आपका संक्रमणी या संक्रमणी। तो ये सब अलग एक मैटर है। ठीक है, आज हम जो बताने वाले हैं, बेसिक बताने वाले हैं कि मुख्यतः ज़मीन दो प्रकार की होती है। जैसे कि बात करें तो एक होती है शासकीय ज़मीन। शासकीय ज़मीन का मतलब हो गया, शासकीय भूमि का मतलब हो गया कि सरकारी ज़मीन जिस पे आपका कोई कब्जा नहीं होता है, आप उस पे कोई अपना पर्सनल काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो सरकारी ज़मीन होती है। और सरकारी ज़मीन भी दो प्रकार की होती है। अब अगर बात करते हैं, जब शासकीय एक ज़मीन हो गई तो दूसरी कौन होती है, लगानी ज़मीन। अब लगानी ज़मीन क्या हो गई, जिस पे आप लगान देते हैं, परियोजना देते हैं, जिसे बोला जाता है कि अमीन आता है और आपके उसके बदले आपको पैसे देने होते हैं। ठीक है, यानी जिस पे आप कृषि करते हैं और उसके सिंचाई के तहत कुछ सरकार को पे करते हैं पैसा। ठीक है, तो वो होती है लगानी भूमि। अब लगानी भूमि भी दो प्रकार की होती है। एक होती है पुश्तैनी जमीनी जमीन, एक होती है रजिस्टर्ड जमीन। अब पुश्तैनी जमीन का मतलब क्या होता है। पुश्तैनी जमीन का मतलब हो गया कि आपने इसको खरीदी नहीं है, बल्कि आपके पिताजी की है, और ये पिताजी को भी मिली थी उनके पिता द्वारा। ठीक है, तो जो परिवार यानी एक पूरे सीरियल की बनती है, जैसे कि पिताजी की ज़मीन है वो आपको मिली, अब आपकी ज़मीन आपको बेटे को मिलेगी, आपके बेटे की ज़मीन आपके पोते को मिलेगी। तो ये इस प्रकार की एक पुश्तैनी ज़मीन हो जो कि एक सीरीज में चलती जाती है। लेकिन रजिस्टर्ड भूमि वो भूमि होती है जिसे आपने स्वयं खरीद रखा है। ठीक है, खरीदा है, उसका पैसा दिया है और उसको आपने रजिस्ट्री करवाई है, तो ये आपकी रजिस्टर्ड भूमि हो जाती है। तो लगानी भूमि दो प्रकार की हो गई और शासकीय भूमि भी दो प्रकार की है। पहली भूमि अगर बात करें शासकीय की, तो आबादी है। आबादी का मतलब सरकारी जमीन जिस पे आप घर बना रहे हैं, बना के रह रहे हैं, या आपने ऐसी कोई ज़मीन बची है जो जिस पे आप बनाना चाहते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं है, वो सरकार के खाते में दर्ज है, तो वो होती है आबादी। ठीक है, और दूसरी एक होती है पड़त। अब पड़त ज़मीन वो ज़मीन होती है जिस पे वन होता है, जैसे आपका गार्डन हो गया, या वन एरिया हो गई जहाँ पे पेड़ वृक्ष ज़्यादा हैं, तो वो सब आपके क्या हो जाती हैं, पड़त ज़मीन के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे आपने जंगल देखे होंगे, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये पड़त के अंतर्गत आती हैं। और यहीं पे अगर बात करें आबादी ज़मीन, तो ये आबादी ज़मीन भी दो प्रकार की होती है। एक पट्टे की ज़मीन, एक नजूल ज़मीन। अब यहाँ पे नजूल क्या होता है, नजूल ज़मीन जो होती है ये ऐसी ज़मीन होती है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, न सरकार के पास होता है और न ही किसी के नाम होती है। ठीक है, तो ये होती है नजूल ज़मीन।
जो कि सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं होती है। तो ये नजूल ज़मीन भी अब जो कि इस पे काम किया जा रहा है, जो कि आपने देखा होगा कि ड्रोन द्वारा मैपिंग की जा रही है, तो उसमें ये ज़मीन जो बच रही है उसको यहाँ पे सरकार इसको अपने कब्जे में ले रही है। अब वहीं हो गई पट्टे की ज़मीन। पट्टे की ज़मीन का मतलब हो गया कि उन लोगों को ज़मीन दी जाती है जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो भी मैक्सिमम 6 बीघा से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये पट्टे पर दी जाती है। जैसे कोई तालाब है वो पट्टे पे दिया जाता है। कोई ऐसी ज़मीन है जिस पे किसानी करने के लिए या खेती करने के लिए या कोई बागवानी करने के लिए सरकार द्वारा पट्टे पे दी जाती है। ठीक है, खाली ज़मीन। तो ये समझ गए होंगे कि मुख्यतः ज़मीन कितने प्रकार की होती है। एक होती है सरकारी ज़मीन और एक होती है ऐसी ज़मीन जिस पे लगान दी जाती है। और लगानी ज़मीन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पुश्तैनी ज़मीन और एक रजिस्टर्ड ज़मीन। ठीक है, पुश्तैनी अपने परिवार से मिलती है, रजिस्टर्ड जो आप खरीद रहे हैं जिसके बदले में आप पैसे दे रहे हैं, तो आपने रजिस्ट्री कराई है, वो हो गया। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कि कौन सी ज़मीन कौन खरीद सकता है और कौन बेच सकता है, और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप अगर बात करें कि अगर किसी को बेचना हो तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो मान लीजिए कि ये सामान्य वर्ग की ज़मीन है, ये पिछड़े वर्ग की ज़मीन है। तो सामान्य वर्ग का ज़मीन जो है, जो भी भूमि है, वो किसी को भी बेच सकता है। जैसे कि पिछड़े वाले को भी बेच सकता है, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को भी बेच सकता है। ठीक है, और ये खरीद भी सकता है किसका, पिछड़े वर्ग का। तो अगर हम बात करें अभी केवल बेचने का, तो सामान्य वर्ग वाला व्यक्ति जो है वो तीनों को इधर बेच सकता है। ठीक है, अब बात करें हम बेचने की, तो ये पिछड़ा वाला व्यक्ति है, पिछड़ा वर्ग का है। पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो है वो ज़मीन बेच सकता है। तो इसमें आपका सामान्य वाला भी खरीद सकता है, अनुसूचित जनजाति वाला खरीद सकता है और अनुसूचित जनजाति वाला भी खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अनुसूचित वर्ग की या अनुसूचित जनजाति की यानी एससी एसटी, ठीक है, इन लोगों की ज़मीनें जो हैं इसको कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। ठीक है, इसको खरीदने के लिए ये दोनों अगर बेचते हैं तो सिर्फ अनुसूचित जनजाति वाला अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति अनुसूचित, ये दोनों आपस में ज़मीन को खरीद भी सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन ये सामान्य वर्ग के व्यक्ति को नहीं बेच सकते। ठीक है, या पिछड़ा जाति को, पिछड़े वर्ग को नहीं बेच सकते हैं। लेकिन अगर इनके पास 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति के वर्ग यानी एससी एसटी के पास अगर 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तब ये बेच सकते हैं। वो भी आपको जाके जिला अधिकारी से मिलना होगा, जिला अधिकारी से आपको आदेश कराना होगा, तभी आप इसको बेच पाएंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन किसकी ज़मीन खरीद सकता है। ये बेसिक बात आप समझ में गए होंगे कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति एससी एसटी की ज़मीन नहीं खरीद सकता है। कंडीशन यही है कि 3 एकड़ से ज़्यादा है तो खरीद सकता है, लेकिन वो भी आपको जिला अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी जो बेच रहा है वो व्यक्ति क्या करेगा, अनुमति लेगा तभी। और सामान्य वर्ग का व्यक्ति है वो भी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति का जो है इनके ज़मीन को नहीं खरीद सकता है। लेकिन सामान्य वर्ग का व्यक्ति आपस में और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति में आपस में ज़मीन बेची या खरीदी जा सकती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कौन सा व्यक्ति किसकी ज़मीन खरीद सकता है, किसकी ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अब मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदा। ज़मीन खरीदने के लिए क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़मीन खरीदते वक्त आपको दस्तावेज की ज़रूरत होती है। कोई भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं तो सबसे पहले ये आपको पता करना है कि वो व्यक्ति जो है जिसकी ज़मीन आप खरीद रहे हैं, क्या उस ज़मीन पर कोई किसी प्रकार का मुकदमा है या किसी प्रकार की कोई विवाद है। ये सारा चीज़ आपको आपके अपने तहसील में यानी जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे आपको जाके पता करना पड़ेगा। तो कोई विवादित ज़मीन नहीं खरीदनी है, क्योंकि विवादित ज़मीन खरीदेंगे तो आप लफड़े में फंस जाएंगे और आपका पैसा भी जा सकता है। तो सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति की ज़मीन खरीदना है तो उस मौके पर जाएं जहाँ पे ज़मीन है, क्योंकि कागज़ में कुछ रहता है और मौके पर ज़मीन कुछ रहती है। उसकी अच्छे से नाप कराएं। उसके आस पड़ोस में जितने भी
ज़मीन है उन ज़मीनों के बारे में जानें, उन ज़मीन के जो भी लोग हैं जिनके नाम ज़मीन है उनसे पता करें कि ये बगल की ज़मीन जो आप खरीद रहे हैं क्या वो सही है, क्या किसी विवादित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले ज़मीन को जाके उसके स्थान पर देखना है, जहाँ पे ज़मीन है उस ज़मीन को अच्छे से देखें, क्या किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। दूसरी बात, उसके कागज़ निकलवाएं, जो भी खतौनी होती है, खसरा होता है, ये आप उसको उस लेखपाल, उस हल्के से लेखपाल से मिलें, उससे ज़मीन के पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक कराएं। ठीक है। तो इसके चेक कराने के बाद रजिस्ट्री जब कराएं आप, तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी आप ज़मीन देख रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, उन सारे ज़मीन के रिकॉर्ड के साथ साथ उसके लिए आपको खरीदने के लिए 2 गवाह चाहिए, और गवाह के साथ साथ बेचने वाले के 2 और खरीदने वाले के 2, तो 2-2 गवाह हो जाएंगे। और फोटो लगेगी आपकी, वहाँ पे आपका इंप्रेशन लगेगा, पूरा बाकायदा डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और उसके बाद ही ज़मीन आप खरीदें। अब बात करते हैं, आपने ज़मीन खरीद ली, तो ज़मीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक दाखिल खारिज नहीं कटाएंगे, उस व्यक्ति की ज़मीन जो आप खरीद रहे हैं उसका नाम आपकी खतौनी में, आपके खतौनी का नाम मतलब उनका कटेगा नहीं, आपका नाम उस पर चढ़ेगा नहीं। ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। देखिए, मान लीजिए ये ज़मीन है। ठीक है। अब ये ज़मीन है, अब ये आप खरीद रहे हैं। ठीक। आपने इसको खरीद लिया, आपने इसको पैसे पे कर दिए, लेकिन 1 महीने यानी 45 से 46 दिन लगते हैं आपको वो रजिस्ट्रार ऑफिस में, जो कि कानूनगो के द्वारा ये सारा चीज़ें चेक की जाती हैं, और उसके बाद वो आपको दाखिल खारिज कराई जाती है। दाखिल खारिज का मतलब हो गया कि जिन व्यक्ति के ज़मीन नाम थी उनको खरीद लिया आपने, तो समझिए इसे ग्राफ के थ्रू, ए है आपका, ए नाम का व्यक्ति, ये है बी। ठीक है। ए ने ज़मीन बेची है बी को। ठीक है। तो ए का नाम उस ज़मीन पर, ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे जो इनका नाम है, नंबर है, वो नंबर कट के ये बी के नाम से हो जाएगी, और वो नंबर जो होगा इनके खाते में चढ़ जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस ज़मीन पे अगर ए का नाम था, उस ज़मीन पर ए का नाम हट जाएगा, वो ज़मीन की नंबर जो होगी यानी खसरा नंबर या गाटा नंबर, वो बी के नाम हो जाएगा उस पर, और वो खसरा नंबर इनके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का मतलब पहले क्या होगा, खारिज होगा, फिर उसके बाद दाखिल होगा। एक लोगों का नाम कट के दूसरे लोगों का नाम चढ़ जाना ही यही दाखिल खारिज है। अब कितने ज़मीनों का दाखिल खारिज कराया जा सकता है, जैसे कि वसीयत के थ्रू, या वरासत के थ्रू, या रजिस्ट्री के थ्रू। सबसे पहले वसीयत। वसीयत का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि ये हैं ए। ठीक है। ये अपने बच्चों को, 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 को वो क्या करते हैं, ज़मीन देना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना चाहते हैं, तीसरे को नहीं देना चाहते। तीसरे का नहीं देना चाहते हैं, इसका मतलब रीज़न कुछ हो सकता है क्यों नहीं देना चाहते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों के नाम उस वसीयत में होगा, वो ज़मीन कानूनी तौर पर इनके न रहने पर, क्योंकि वसीयत जो होती है आदमी जिंदा रहता है उसी समय लिखता है। अगर वो आदमी डेथ हो जाती है या नहीं रहता है दुनिया में, तो उसकी जो वसीयत होती है उसको निकाला जाता है, और वसीयत को आप सभी लोगों को करवाना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत करानी चाहिए। और ये बहुत ही कम पैसे में जाके आप तहसील में करवा सकते हैं। एक वकील कर लीजिएगा, वो सारा बाकायदा आपका डाटा बनवा देगा, और आप जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में आप उसको जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भी करा सकते हैं, या आप वहाँ जाके खुद करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप जाके कराएंगे तहसील में तो अच्छा होगा, बेटर होगा। अब ये सारा काम कराने के बाद आप उसको ऑफिस में जमा कर देते हैं। जब आप नहीं रहते हैं तो उसी वसीयत को निकाला जाता है, उसमें जो जो चीज़ें लिखी रहती हैं, जिसको जितना हिस्सा देना है, किसी को आधा देना है, किसी को आप 1/2 दे रहे हैं, इसी प्रकार से, या आप 1/3 दे रहे हैं, तो ये सारा उसी के अनुसार आपका बढ़ जाएगी ज़मीन। अब वरासत क्या होता है, जिसमें आप ने वसीयत नहीं की, उसके बाद आपका ज़मीन जो है आपके तीनों बच्चों को बढ़ जाएगी बराबर बराबर। ठीक है। आप भले भी कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का हो, जिसको आप नहीं देना चाहते थे, लेकिन अगर वसीयत नहीं की है तो पूरे बराबर में ज़मीन बटेगी। अब तीसरी क्या है, रजिस्ट्री। यानी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीदे हैं, तो उसका भी आपको दाखिल खारिज कराना होता है। तो समझ गए होंगे मोटा मोटी कि आप दाखिल खारिज क्या होता है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कोई मन में प्रश्न है तो जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।